नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में शहीद स्मारक क्षेत्र में असम आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नाम रूप में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक आज। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद और विधायक होंगे शामिल। एफआईआर प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाए वोटर्स पर होगा चिंतन। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में एक अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में 9 लोगों की मौत, कई घायल। हमलावरों की पहचान और मकसद अभी साफ नहीं। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 1 साल हुआ पूरा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अगुवाई में पुडुचेरी में हुआ विशेष आयोजन। और दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर और मध्य भारत में सर्दी और कोहरे के सितम से ठिठुरी जिंदगी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। और आइए जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री ने आज गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक क्षेत्र पहुंचकर असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया। ये स्मारक साल 1969 में शुरू हुए असम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में बना हुआ है। वहां शहीदों की दीर्घा है जिसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। आंदोलन 6 साल चला और साल 1985 में खत्म हुआ था। उस दौरान शहीद हुए लोगों की प्रतिमाएं दीर्घा में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री आज डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप जाएंगे, जहां वो ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड BVFCL के वर्तमान परिसर के भीतर स्थित नई ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित निवेश वाली ये परियोजना प्रधानमंत्री के किसान कल्याण विजन के अनुरूप तैयार की गई। ये परियोजना असम और पड़ोसी राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ यूरिया की आयात पर निर्भरता कम करेगी। इस औद्योगिक पुनर्द्वार से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां भाजपा आज SIR को लेकर एक अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में पार्टी राज्य में ऐसे अनुपस्थित वोटर्स को खोजने पर चर्चा करेगी जिन्होंने अभी तक वोटर बनने के लिए गणना प्रपत्र नहीं भरा। दरअसल पार्टी उन मतदाताओं को लेकर चिंतित है जो अब तक वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाए और भाजपा अब SIR के तहत ऐसे अनुपस्थित वोटर्स को खोजने पर पूरी ताकत झोंकेगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश स्तर पर फिर से हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी सांसद, विधायक और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे।
बैठक में विशेष रणनीति तैयार की जाएगी ताकि घर घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं को चिन्हित किया जा सके और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित भी किया जा सके। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। बुलंदशहर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50,000 रुपए के इनामी बदमाश आजाद उर्फ जुबैर उर्फ पीटर को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से पिस्टल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि मारे गए बदमाश की पहचान मेरठ के निवासी आजाद उर्फ पीटर उर्फ जुबैर के रूप में हुई। उसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा। बदमाश पर मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, जौनपुर के साथ साथ दिल्ली और उत्तराखंड के हल्द्वानी में हत्या, लूट और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। वो लंबे समय से पुलिस को वांछित था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। इंस्पेक्टर कोतवाली देहात अपनी पुलिस बल के साथ सियाना रोड पर चेकिंग कर रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए, जिनको इन्होंने रोकने की कोशिश की है, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश किया। पुलिस ने तत्काल पीछा किया और अन्य थानों को सूचित किया। सेल्टन बम्बा रोड पर जब पहुंचे तो सामने से गुलावटी की फोर्स भी आ गई। बदमाशों ने घिरते देखते हुए पुलिस पार्टी पर कई राउंड फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसको अस्पताल भेजा गया। घायल बदमाश को भी अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदुओं पर हुए हमले और भारत विरोधी प्रदर्शनों को लेकर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं के विरोध में दिल्ली के जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साबरमती ढाबे के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार और हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतले चलाए गए। एबीवीपी ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप और सख्त कदम उठाने की मांग की है। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास, जो हमारे हिंदू भाई थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। वो हत्या जिसको देखने के बाद किसी भी आम इंसान का दिल दहल सकता है। वो एक आध महीने के लिए तो जो है साइलेंट हो जाएगा कि किस प्रकार की हत्या की गई है। आप देख सकते हो कि जहाँ से उस आदमी को, दीपू चंद्र दास नाम का व्यक्ति है, उसको घसीटते घसीटते एक जगह लेके जाते हैं। वहाँ पर उसको बहुत मारते हैं और फिर पेड़ पर लटका के जो है उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये आप लगातार इस कैंप वहाँ पर देख सकते हो। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से जब से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर लगातार भारत की एम्बेसी पर, वहाँ पर मीडिया हाउसेस पर और हिंदू जितने भी भाई बहन हैं उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है। प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों के नरसंहार के लिए सभी को पता है कि किस तरीके से हमारे भाई दीपू को ना सिर्फ घसीट कर मारा गया, बल्कि सोचिए कितनी बेरहमी से उसको जिंदा जला दिया गया। और सोचिए उन जिहादियों की मानसिकता, उस भीड़ की मानसिकता। वहाँ पे बच्चे थे, औरतें थे, उसे बचाने के बजाय उसकी वीडियोस बना रहे थे और पता नहीं कौन कौन से मजहबी नारे लगा रहे थे। पिछले 3 साल से आपको ध्यान में होगा कि आज से 3 साल पहले जब यूनुस की सरकार बनती है, तब से हमारे हिंदू भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ उनके सनातनी प्रतीकों की वजह से, उनके सिंबल्स के लिए उन्हें मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मेरा भारत सरकार से कड़ा आह्वान है, एक अनुरोध भी है कि हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे इन हिंदू साथियों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को सुरक्षा प्रदान करें। आज दुनिया भर में दूसरा विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2024 में इस दिन की घोषणा की थी, जिसके बाद से इसे वैश्विक स्तर पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आत्म जागरूकता के प्रति प्रेरित करना है। ध्यान योग का एक हिस्सा है जिसमें मानसिक अभ्यास के जरिए मन को शांत रखा जाता है और एकाग्रता को बढ़ाया जाता है। बहुत से शोधों में पाया गया कि नियमित ध्यान करने से शरीर और दिमाग दोनों में सकारात्मक बदलाव आते हैं और तनाव के कोर्टिसोल लेवल्स में कमी आती है। दूसरे विश्व ध्यान दिवस पर तेलंगाना के कान्हा शांति वन में एक समारोह का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विश्व ध्यान दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए सीपी राधाकृष्णन ने सभी से ध्यान लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ध्यान के जरिए व्यक्ति में सकारात्मक बदलाव आते हैं, जो एक अच्छे व्यक्तित्व और समाज के लिए बेहद जरूरी है। The inner transformation is a must for every individual to build
a positive society, a society which takes care of everyone. I take this opportunity to place my regards for Daji for inspiring the world to look within and to contribute to a more peaceful and conscious living. Meditation is a universal practice that transcends cultural, geographical and religious boundaries. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। मोहन भागवत कोलकाता में साइंस सिटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने संघ की स्थापना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संघ का लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि एक स्वभाव, संस्कृति और परंपरा है। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने, तो बनने वाला भारत ही रहे, क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि संघ किसी से स्पर्धा नहीं करता और ना ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है, संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। वाराणसी स्थित IUCT में द डिजिटल पेडागोजी एजुकेटर्स फॉर टुमारो विषय पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ग्लोबल साउथ सहयोग के अंतर्गत इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कार्यक्रम के तहत किया गया। इसमें श्रीलंका, बेलारूस, कंबोडिया समेत 24 देशों के 40 शिक्षक भाग ले रहे हैं। इनको वाराणसी के कई स्थल पर घुमाने के लिए भी ले जाया गया है। वहीं इन प्रतिभागियों ने अपने अनुभव DD न्यूज़ के साथ साझा किए। उनका कहना है कि वो अपने देश में छात्रों को वाराणसी की शिक्षा और संस्कृति के बारे में बताएंगे। This program, so many informations, and thank you give me this opportunity, Indian government and Inter-University Center for Teacher Education. I'm so happy to join a powerful and wonderful course in India, and I have a big chance to communicate with many people all over the world, and I think this course will help me to gain many new knowledge to support my career in the future. Thank you. उत्तर और मध्य भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड से और घने कोहरे से जूझ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आज भी शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में आज घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे और भीषण ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंचने की चेतावनी दी है। हालात को देखते हुए हापुड़ में 12वीं क्लास तक के सभी विद्यालयों में 23 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया। ठंड और कोहरे के इस दौर में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 3 दिन तक का जो हिमपात है उसके अनुमान को व्यक्त किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी के दृश्य। बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुंचे पर्यटक जमकर मौसम का आनंद ले रहे हैं।
और वहीं जम्मू कश्मीर में 40 दिन की कड़ाके की ठंड के पहले दिन की शुरुआत, जिससे चिल्लई कला कहा जाता है, हर साल 21 दिसंबर को चिल्लई कला की शुरुआत होती है और कड़ाके की सर्दी की अवधि 31 जनवरी तक रहती है। कश्मीर का ये सबसे कठोर सर्दी का दौर माना जाता है। इस दौरान तापमान तेजी से गिरता है। इस मौसम में पहली बार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग पहलगाम में -1.5 डिग्री और 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 11.5, कटरा में 11.6, बटोटे में 7.6, बनिहाल में 6, भद्रवाह में 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए। ठंड से बचाव के लिए अस्पताल परिसर में अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला अस्पताल की चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट संगीता गुप्ता ने बताया कि कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए मरीजों को कंबल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और वार्डों में हीटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। सर्दी के मौसम में ठंड से बचाव के लिए सभी वार्ड के खिड़की दरवाजे सब रिपेयर करा दिए गए हैं। सभी वार्डों में समुचित हीटर की व्यवस्था है तथा सभी के पास पर्याप्त मात्रा में कंबल उपलब्ध हैं। कोई मरीज 2 कंबल या 3 कंबल जितने भी मांगना चाहे तो उसको दिए जाते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक और निजी व्यक्ति विनोद कुमार को भी पकड़ा गया। सीबीआई के मुताबिक ये मामला 19 दिसंबर 2025 को दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक्सपोर्ट्स विभाग में डेप्यूटी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे, निजी कंपनियों से अवैध रूप में रिश्वत लिया करते थे। आरोप है कि लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने के बदले उनसे मोटी रकम लेते थे। इस साजिश में विदेश की एक कंपनी और उसके भारत में कामकाज संभालने वाले लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि 18 दिसंबर को विनोद कुमार ने कंपनी के कहने पर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की रिश्वत दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने दिल्ली, श्रीगंगानगर, बेंगलुरु और जम्मू समेत कई जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली स्थित आरोपी के घर से 3 लाख रुपए की रिश्वत की रकम, 2,23,000 रुपए नकद, श्रीगंगानगर स्थित घर से 10 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां भी जब्त की गई। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 23 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए कल संपन्न हुए मतदान के आज परिणाम आएंगे। मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हो गई। सभी का ध्यान इन स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर केंद्रित है, क्योंकि ये नतीजे भविष्य के चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर भी असर डालेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 9 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 1 महीने के भीतर दक्षिण अफ्रीका में सामूहिक गोलीबारी की दूसरी बड़ी घटना है। पुलिस के अनुसार यह हमला जोहानिसबर्ग से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित बैकसडाल में हुआ। गौतेंग प्रांत के पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर ब्रेंडा मोरिदिली ने पुष्टि की कि हमलावरों ने गलियों में मौजूद लोगों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की घटना एक स्थानीय टेवर्न के पास हुई। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल हमले के पीछे के उद्देश्यों का पता नहीं चल पाया। गौरतलब है कि इससे पहले 6 दिसंबर को भी प्रेटोरिया के पास इसी तरह की एक घटना में एक मासूम बच्चे सहित 12 लोगों की जान चली गई। दक्षिण अफ्रीका वर्तमान में उच्च अपराध की दर और बढ़ती हत्या की घटनाओं से जूझ रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने शांति वार्ता के लिए एक नया और विशेष प्रारूप प्रस्तावित किया। इस नए प्रस्ताव के तहत न केवल यूक्रेन और रूस को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसमें अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ साथ संभावित रूप से यूरोपीय देशों के दूतों को भी शामिल करने की योजना है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की अगुवाई में हिंसा को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के प्रयासों में तेजी आई। वहीं फ्लोरिडा में अमेरिकी वार्ताकारों ने रूसी अधिकारियों से मुलाकात की। ये मुलाकात यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही है और रूसी राष्ट्रपति
पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्रीव ने अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के बाद बताया कि वार्ता रचनात्मक रही और आगे भी जारी रहेगी। बात वेनेजुएला की, जहां वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनातनी एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज से तेल ले जा रहे वेनेजुएला के तेल टैंकर को दूसरी बार जब्त कर लिया, जिसके बाद वेनेजुएला ने अमेरिका पर तेल टैंकर की चोरी और चालक दल के अपहरण का आरोप लगाते हुए इस कृत्य की निंदा की। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि इस चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही लिखा कि इस तरह की गंभीर घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को अपने आपराधिक व्यवहार के लिए न्याय और इतिहास के सामने जवाब देना होगा। वहीं अमेरिका के जेफ बेजोस के एयरपोर्ट्स कंपनी ब्लू ओरिजिन की अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। कंपनी ने पहली बार एक व्हीलचेयर उपयोगकर्ता मिकेला बेंथोस को अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कार्बन रेखा के पार भेजकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिकेला बेंथोस 2018 में माउंटेन बाइकिंग दुर्घटना में घायल हुई। इसके बाद उन्होंने व्हील चेयर में रहने वाले लोगों के लिए अंतरिक्ष यात्रा को संभव बनाने पर काम शुरू किया। मिकेला बेंथोस ने अपने 5 अन्य सह यात्रियों के साथ टेक्सास से उड़ान भरी। कुछ मिनटों के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के अनुभव के बाद सभी ने पैराशूट की मदद से सुरक्षित उतराव किया। वहीं अमेरिका ने होंडुरास के कुछ चुनावी अधिकारियों को वीज़ा देने से इनकार कर दिया और कुछ अधिकारियों के वीज़ा रद्द भी कर दिए। अमेरिका ने चुनाव परिणाम आने में देरी और धांधली के आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि विदेश विभाग ने होंडुरास की राष्ट्रीय चुनावी परिषद के सदस्य मार्लिन ओचुआ का वीज़ा आवेदन अस्वीकार कर दिया और होंडुरास की चुनावी अदालत के प्रमुख मारिया मोराजान का वीज़ा रद्द कर दिया है। 30 नवंबर को हुए चुनाव के 3 सप्ताह बाद भी स्पष्ट नहीं है कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। चुनाव में अव्यवस्था, धोखाधड़ी के आरोप और अमेरिकी हस्तक्षेप ने इसे और जटिल बना दिया। हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव परिषद ने पिछले महीने डाले गए लगभग 15% वोटों की गिनती शुरू की। शुरुआती परिणाम में नेशनल पार्टी के नसरी असफुरा को लिबरल पार्टी के सल्वाडोर नसरल्ला पर सिर्फ 43,000 वोटों से मामूली बढ़त मिली। अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को फ्लोरिडा के मियामी में गाजा संघर्ष विराम योजना पर विचार विमर्श किया। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बयान जारी कर बताया कि इस बैठक का उद्देश्य गाजा के लिए प्रस्तावित व्यापक शांति योजना को अगले चरणों की समीक्षा करना था। बयान के अनुसार प्रतिनिधियों ने चरणबद्ध तरीके से योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की और दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर सहमति जताई। आज फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के शुरू हुए 1 साल पूरा हो चुका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ के मौके पर पुडुचेरी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने वाले इस कार्यक्रम में खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अगुवाई में एक साइकिल रैली का भी आयोजन हुआ। साथ ही कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कई प्रकार के फिटनेस क्रियाकलापों में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुडुचेरी के सीएम रंगासामी, केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री मजलान शर्मा ने रन फॉर विकसित राजस्थान 2025 रविराज का शुभारंभ किया। राजस्थान के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री मजलान शर्मा ने कहा कि हमारी राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए हैं। सभी सेक्टर्स में विकास हो रहा है। हमने खासकर युवाओं के लिए कड़ी मेहनत की है। राजस्थान के अंदर जिस तरह से 2 साल में काम हुए हैं, विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं के पिछले 5 साल में युवाओं के सपनों को रौंदा गया था, युवाओं को आहत किया गया था और आज आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार युवाओं को सपने पूरा करने के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन विशेषकर युवाओं के लिए हमने कहा कि हम 4 लाख नौकरी देंगे। आपने देखा 92,000 नौकरी हमने दे दी है, 25,000 हमारी
अभी अगले कार्यक्रम में हम देने वाले हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के विश्व टूर फाइनल में भारत के सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सफर समाप्त हो गया। चीन के हांगझाओ में आयोजित प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को चीन के लियांग वैकिंग और वांग चांग के हाथों 21-10, 17-21, 13-21 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।